स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे, सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। बस लास्ट टॉपिक जो है म्यूटेशन वो हम आज कवर करने वाले हैं। इसको हम 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो सरल भाषा में बोलते हैं, म्यूटेशन रेफर्स टू सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी सजीव के गुणसूत्रों में या उसमें उसके अंदर उसके जीनों में होने वाला अचानक होने वाला आनुवंशिक परिवर्तन क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। तो उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है परिवर्तन जो होगा वो अचानक होगा और दूसरा है कि वह एक वंशानुगत होगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। सो द चेंज शुड बी हेरिटेबल एंड चेंज शुड बी सडन। ये 2 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखिए। सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। इन द मॉलिकुलर टर्म, अगर हम मॉलिकुलर टर्म की बात करें तो म्यूटेशन इज डिफाइंड एज परमानेंट एंड रिलेटिवली रेयर चेंज इन द नंबर और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब अगर उसकी फिनोटाइप है, जीनोटाइप, फिनोटाइप में चेंज कब होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की? जब उसकी जीनोटाइप में चेंज होगा, मतलब उसके जीन्स परिवर्तित होंगे। और उसके जीन कब परिवर्तित होंगे? जब उसके डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो बेसिकली अ परमानेंट और रेयर चेंज इन द नंबर और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो हमको बस कुछ नाम याद करने हैं। सबसे पहले जो म्यूटेशन को देखा था या इसकी खोज की थी वो था सेट राइट। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, इन्होंने देखा था कि कुछ जो उनके लैम्स हैं, मतलब मेल लैम्स है, वो उनके पैर छोटे थे। तो उनको लगा कि इनके पैर छोटे क्यों हैं, तो इसका रीज़न उन्होंने बताया, इसका नाम दिया उनको, इसको बताया इन्होंने उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ये 1791 की बात है। लेकिन एक्चुअल में जो म्यूटेशन की खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है ह्यूगो डी व्रिज को। ह्यूगो डी व्रिज ने 1900 में ओइनोथेरा, आप देख रहे हैं ओइनोथेरा एक प्लांट है, तो इसमें उन्होंने काम किया था और यहाँ इन्होंने म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था 1900 में। इसके बाद मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला में म्यूटेशन को देखा और उसके बाद में कई अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन को खोजा गया। तो यहाँ पे जो टर्म है म्यूटेशन, इसको दिया था ह्यूगो डी व्रिज ने, जिनको इसकी खोज का श्रेय भी दिया जाता है। तो बेसिकली सेट राइट, ह्यूगो डी व्रिज एंड मॉर्गन इम्पॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन में। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे आगे कि म्यूटेशन आप स्वयं इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो म्यूटेशन इंड्यूस किया था वो किया था H.J. मूलर ने। इन्होंने 1927 में ड्रोसोफिला में एक्स रेज के द्वारा म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। तो ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूटेशन, की म्यूटेशन की क्या क्या मुख्य लक्षण हैं। तो पहला है जनरली म्यूटेंट एलिल्स आर रिसेसिव टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल एलिल्स। कि यहाँ पे हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो भी एलिल्स होते हैं, एक जीन के 2 रूप जिसको हम एलिल्स कहते हैं, उसमें या तो वे दोनों के दोनों रिसेसिव, मतलब या तो वे रिसेसिव होते हैं, मतलब जो अप्रभावी होते हैं, या वो डोमिनेंट होते हैं, मतलब प्रभावी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो म्यूटेशन वाले जो जिन एलिल्स में म्यूटेशन हुआ है वे सामान्यतः अप्रभावी या रिसेसिव एलिल्स होते हैं। इसका मतलब अगर दोनों में म्यूटेशन होगा तो ही वो म्यूटेशन प्रदर्शित होगा, दोनों एलिल्स के अंदर। मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट बट सम म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल। सामान्यतः जो म्यूटेशन होता है वो हार्मफुल इफेक्ट, मतलब उनके हानिकारक प्रभाव होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस अकर एट वेरी लो रेट। स्पॉन्टेनियस में हमने देखेंगे कि जो अचानक से होने वाले म्यूटेशन होते हैं, जिनको हम स्वयं इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम मात्रा में या कम रेट में पाए जाते हैं। Some genes shows high rate of mutation. Such genes are called as mutable gene. कुछ पर्टिकुलर ऐसे जीन होते हैं जिसमें हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, मतलब जिसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें हम कहते हैं म्यूटेबल जीन्स। हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन अ जीन आर नोन एज हॉटस्पॉट। और वे पर्टिकुलर ऐसी जीन के अंदर स्थित वे साइट जहाँ पे म्यूटेबल जीन पाई जाती हैं, उन साइट्स को हम हॉटस्पॉट्स भी कहते हैं, हॉटस्पॉट्स ऑफ जीन्स।
म्यूटेशन कैन अकर इन एनी टिश्यू सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये म्यूटेशन किसी भी कोशिका में हो सकता है, चाहे वो जर्म सेल्स हो या वो सोमेटिकाई कोशिका हो या जनन कोशिका हो। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं म्यूटेशन के। अब क्लासिफिकेशन, म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन बहुत प्रकार से दिया गया है, जिसमें से इस टेबल में आपको कुछ मुख्य प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है बेस्ड ऑन सोर्स। उत्पत्ति के आधार पे म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब म्यूटेशन जो कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के स्वतः ही प्रकृति में हुए हैं, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिन्हें कि किसी म्यूटाजन या म्यूटाजेनिक एजेंट के द्वारा इंड्यूस किया गया है, या उसे हम ह्यूमन मेड म्यूटेशन जो होंगे वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं या म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा के आधार पे। अब दिशा किसकी दिशा, यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए एलील के अंदर दो टाइप होते हैं कि एक होता है म्यूटेड एलील मतलब जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है, और एक होता है वाइल्ड टाइप एलील जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन होता है कि जब किसी वाइल्ड टाइप एलील में म्यूटेशन के द्वारा म्यूटेंट एलील बनता है, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड या आगे की दिशा में बढ़ने वाला अग्र म्यूटेशन। लेकिन अगर रिवर्स म्यूटेशन मतलब इसका उल्टा, कि किसी म्यूटेंट एलील मतलब जिसमें ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुका है, उसमें दोबारा से कुछ चेंज किया गया जिसकी वजह से पुनः वह किसमें परिवर्तित हो गया, वाइल्ड टाइप में। देखिए म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक हुआ परिवर्तन। अब अचानक परिवर्तन म्यूटेंट के अंदर भी हो सकता है और वाइल्ड टाइप में भी हो सकता है। तो यदि वाइल्ड टाइप में हुआ तो वो तो फॉरवर्ड म्यूटेशन है, लेकिन अगर म्यूटेंट में होने की वजह से पुनः वाइल्ड टाइप बन गया तो इसे हम कहते हैं रिवर्स म्यूटेशन, मतलब उल्टा, रेट्रो। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टिश्यू, कि किस प्रकार के उत्तक में हो रहा है। तो यदि सोमेटिक म्यूटेशन मतलब जो सोमेटिक सेल्स में होता है, देन जर्मिनल म्यूटेशन जो कि जर्म सेल्स में होता है। बेस्ड ऑन सर्वाइवल मतलब जीवित रहने की जो क्वांटिटी होती है उसके आधार पे म्यूटेशन चार प्रकार के होते हैं। पहला है लीथल। लीथल मतलब घातक, जिसमें म्यूटेशन के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन हो रहा है वो मर जाता है, वो जीवित नहीं रह पाता। सब लीथल मतलब जहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर 50% से ज़्यादा है। और सब वाइटल मतलब जिसमें मृत्यु दर 50% से कम है। एंड वाइटल जिसमें कि सारे म्यूटेंट वो जीवित रहते हैं, किसी की मृत्यु नहीं होती। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट और पांचवा प्रकार है बेस्ड ऑन साइट। साइट मतलब एक कोशिका, देखिए यहाँ पे उत्तक में हमने पढ़ा था कि कौन सी कोशिका में, कोशिका के अंदर भी आप जानते हैं कि दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियर जीन जो कि केंद्रक में पाया जाता है, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जीन जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इसके आधार पर यदि हम देखें तो न्यूक्लियर म्यूटेशंस मतलब जो कि न्यूक्लियर जीन में परिवर्तन हुआ है वो है न्यूक्लियर म्यूटेशन, जबकि साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन मतलब जो कि कोशिका द्रव्य जीन में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। तो ये हुए कुछ मुख्य प्रकार म्यूटेशन के। इसमें जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है। ब्रॉडली अगर हम ब्रॉडली बात करें कि मुख्य रूप से म्यूटेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन। ओके, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन। इनका नाम आपको बता रहा है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब ऐसा परिवर्तन जो कि क्रोमोसोम के संरचना या उसकी संख्या में, समझ रहे हैं आप, क्रोमोसोम में हमको कोई परिवर्तन नज़र आता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मतलब आप जानते हैं कि क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से, और डीएनए जो है जो जीन होते हैं वो भी डीएनए के ही पार्ट होते हैं। लेकिन जीन म्यूटेशन अगर हो रहा है तो हमें क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम में परिवर्तन के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कि मतलब एक ग्रुप ऑफ बेस पेयर या एक बड़ी लंबी मात्रा में जो सीक्वेंस है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूशन या फिर हम डिलीशन या जो भी हम पढ़ चुके हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन, यदि वैसी कुछ चीज़ें होती है तो वो क्रोमोसोम में नज़र आती है। लेकिन जीन म्यूटेशन मतलब किसी जीन में छोटा सा कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। इसकी वजह से जीन ऑल्टर्ड हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इसको आगे और हम समझेंगे। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की हम बात करें कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन होता है। देखिए दो चीज़ें, क्या, पहली है संख्या मतलब नंबर,
और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज। तो आपने पढ़ा है क्रोमोसोमल एबरेशन या गुणसूत्र में जो होने वाले जो भी विकृतियाँ पाई जाती है, तो क्रोमोसोमल एबरेशन में आपने दो प्रकार के पढ़े होंगे, ये न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल, संख्यात्मक और गुणात्मक। तो वे दोनों इसी में आएंगे, अचानक होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, नॉन डिस्जन। आपने देखिए ये सब आपने पहले पढ़ चुके हैं। डिलीशन गुणसूत्र में किस प्रकार से कोई भाग उसका डिलीट हो जाता है। इन्वर्जन मतलब कोई भाग टूट के उल्टा होके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्र परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसलोकेशन, एक गुणसूत्र से एक भाग टूट के दूसरे गुणसूत्र में जुड़ जाता है। देन पहले हम पढ़ लेते हैं डुप्लीकेशन, एक भाग का रिपीटेशन होना। एक चीज़ है नॉन डिसजंक्शन, ये हालांकि आपने पढ़ी होगी, पर क्योंकि ये कुछ नया है इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि नॉन डिसजंक्शन क्या होता है और उसके कारण होता क्या है। नॉन डिसजंक्शन है कि आप जानते हैं कि सेल साइकिल की हम बात करें या फिर हम कोशिका जो चक्र होता है, सेल साइकिल होता है, उसमें एक अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि दोनों मेटाफेज प्लेट पे गुणसूत्र अरेंज होते हैं और एनाफेज में दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। मियोसिस की बात करें तो हम जानते हैं कि यदि मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन के समय गुणसूत्र ठीक से सेपरेट नहीं हो पाए, अलग अलग नहीं हो पाए, तो क्या होगा, एक गैमेट में तो एक गुणसूत्र कम आ जाएगा और दूसरे गैमेट में एक गुणसूत्र अधिक आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, न्यूमेरिकल या संख्यात्मक आपको परिवर्तन नजर आएंगे, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नजर आएंगे। और जिसके कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपने पढ़ा है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये कुछ ऐसे डिजीज़ होती है जो कि गुणसूत्रों की संख्या के कारण होती है। तो ये है नॉन डिसजंक्शन। तो बेसिकली जो भी न्यूमेरिकल एबरेशन आपने पढ़े हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पढ़े ये है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो कि क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन है। नेक्स्ट हम आते हैं जीन म्यूटेशन। इसमें क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन हमको नज़र नहीं आता, लेकिन जीन जो कि जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा भाग जो कि किसी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम जीन कहते हैं। तो यहाँ डीएनए का वह भाग जो कि एक्सप्रेस होता है उसे हम जीन कहते हैं। तो यहाँ पे अ चेंज दैट इफेक्ट अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। हालांकि परिभाषा वही रहेगी कि अचानक होने वाला हेरिटेबल चेंज, चाहे वो गुणसूत्र पे हो चाहे वो जीन लेवल पे हो। इसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट क्यों? पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस, एक छोटा सा स्थान, जो कि क्रोमोसोम तो बहुत बड़ा स्थान हो गया, लेकिन जीन म्यूटेशन एक छोटा सा स्थान, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, पॉइंट म्यूटेशन। तो बेसिकली अगर हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो यह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है साइलेंट म्यूटेशन। अब इसका नाम ही आपको बता देगा कि ये म्यूटेशन किस प्रकार का होता है। साइलेंट म्यूटेशन, दूसरा है मिस सेंस म्यूटेशन, तीसरा है नॉन सेंस म्यूटेशन एंड चौथा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इन चारों में क्या अंतर है हम पढ़ेंगे। पहला है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट मतलब कुछ हुआ भी है लेकिन आपको उसका आभास ही नहीं हुआ है, अभी तक कुछ शांत है। साइलेंट मतलब चुपचाप होने वाला म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि किसी न्यूक्लियोटाइड का चेंज तो हुआ है, पर आपने अगर पढ़ा है तो आपको ध्यान है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जिनको की कोडिंग, आप जानते हैं कि अमीनो एसिड की कोडिंग होती है ट्रांसलेशन के समय, अनुवादन के समय। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर 3 ट्रिपलेट कोड या 3 न्यूक्लियोटाइड वाला 3 बेस पेयर वाला एक कोड होता है, उसके अकॉर्डिंग कोई टीआरएनए अमीनो एसिड को लाके वहाँ पे जोड़ देता है। तो यहाँ पे है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनको कोड करने वाले कोडोन एक से अधिक होते हैं, जिसे हम आपने पढ़ा होगा कि कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि आर्जिनिन का को कोड करने के लिए CGU भी काम करता है और आर्जिनिन को कोड करने के लिए CGC भी इसको ही कोड करता है। तो फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि यू की जगह किसी कारण से C आ गया म्यूटेशन के कारण, लेकिन पहले भी CGU भी आर्जिनिन का निर्माण कर रहा था और CGC भी आर्जिनिन का ही निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे म्यूटेशन तो हुआ है, मतलब U की जगह C आया है, लेकिन ये म्यूटेशन कौन सा होगा, साइलेंट म्यूटेशन, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, आर्जिनिन तो वैसे ही बन रहा है। नेक्स्ट है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस मतलब जो अर्थ है उसकी जगह किसी और का बन जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन सिंपल सी चीज़ है कि एक कोडोन है जो कि ग्लूटामिक एसिड बनाता है, दैट इज़ GAG। इसमें एक ही जगह अगर U आ जाए, एक ही जगह क्या आ गया, U आ गया, तो क्या बन गया, GUG।
तो GAG बनाता था ग्लूटामिक एसिड, जबकि GOG बनाता है वैलिन। तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज होने से क्या हो गया, यहाँ पे अमीनो एसिड चेंज हो गया और क्या हो गया, मिस सेंस, मतलब जो सेंस था उसका सेंस बदल गया, दूसरा हो गया, ये होता है मिस सेंस म्यूटेशन। तीसरा है नॉन सेंस म्यूटेशन। आपने कुछ पढ़ा होगा कि नॉन सेंस कोडोन्स होते हैं, मतलब ऐसे कोडोन जो कि क्या करते हैं, अनुवादन या ट्रांसलेशन को स्टॉप करते थे, इनको हम स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा उल्लू आया या UAA और UGA। ओके, तो ये जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, यदि कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल पहले था UAG, ओके, UAC था फॉर एग्जांपल, UAC एक कोडोन था जो कि एमिनो एसिड का निर्माण करता है। UAC की जगह क्या आ गया, UAG आ गया, C की जगह G आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया और उसी प्रोटीन की संश्लेषण का वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया नॉन सेंस, मतलब म्यूटेशन की वजह से यदि कोई सेंस वाला कोडोन नॉन सेंस कोडोन में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट मतलब यहाँ पे बीच में किसी एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हो गया। मैं आपको आगे इसको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। आप ये देखिए, एक नॉर्मल कोडोन था CAG, CCC और ACT। जो CAG बनाता है ग्लूटामिक एसिड, ओके, और CCC बनाता है प्रोलिन और ACT बनाता है थ्रेओनिन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि CAG के बाद में कोई एक कोडोन ऐड हो गया। यहाँ पे हम हटा नहीं रहे, ऐड कर रहे हैं, हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे ही कोडोन T जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये ऐड हुआ, तो ये फ्रेम तो कौन सा होगा, जो फ्रेम हमेशा 3 कोडोन को ही रीड करता है। तो इस फ्रेम को, यहाँ कोडोन 1 तो वही रहा, लेकिन कोडोन 2 में फ्रेम चेंज हो गया, कोडोन 2 में चेंज हुआ तो कोडोन 3 भी चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड के बाद में सारे के सारे आपको जितने भी अमीनो एसिड है वो कुछ अलग नए नज़र आएंगे। यहाँ पे प्रोलिन थ्रेओनिन की जगह क्या आ गया, सेरीन हिस्टिडाइन। वैसे ही अगर और T ऐड हो गया तो फिर से फ्रेम चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लेकिन अगर एक साथ में 3 कोडोन अगर ऐड, 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए हैं तो इट इज़ नॉट अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिकॉज क्यों, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट हुआ ही नहीं है। ग्लूटामिन एसिड के बाद में वापस प्रोलिन और थ्रेओनिन आ गया, जो आप देख रहे हैं जो पहले वाले में था। तो इट इज़ अ नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज़ वेयर देयर इज़ एन इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जहाँ पे किसी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है या हटाया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जबकि आप देख रहे हैं कि जो नॉन सेंस बोलो या मिस सेंस बोलो या साइलेंट बोलो, यहाँ पे किसी को डिलीट या ऐड नहीं किया गया था, इसमें हुआ था सब्स्टिट्यूट, किसी एक की जगह कोई दूसरा आ गया था। जैसा मैंने बताया आपको, U की जगह C आ गया। इसी प्रकार से हम पढ़ रहे थे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बाद में हम पढ़ेंगे कि जो नेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन कितने प्रकार से हो सकता है। तो म्यूटेशन हो सकता है 2 प्रकार से। पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर दोज दैट अराइज ओकेजनली इन द एब्सेंस ऑफ अ नोन कॉज। मतलब किसी कारण के बिना, हमें इसका कारण पता नहीं है क्यों हो रहे हैं, किसी नोन कॉज के बिना और या फिर किसी एक्सटर्नल म्यूटाजेनिक एजेंट के एक्सपोजर के बिना यदि कोई म्यूटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस या स्वतः होने वाला म्यूटेशन, स्वतः होने वाला म्यूटेशन। These mutations may result from errors in DNA replication। आपने यदि DNA की प्रतिकृति पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि there is a chance of error, मतलब कुछ गलती होने का चांस रहता है इन DNA replication। और या फिर आपने ट्रांसपोजोन्स पढ़े हैं जो स्वतः अपना काम करते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसीलिए दे आर कॉल्ड व्हाट, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो व्हाट आर द रीज़न, एरर इन DNA रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसपोजिशन या रिकम्बिनेशन, जो भी हम बोलेंगे, जो स्वतः हो रहे हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इनकी दर या इनकी मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन, मतलब ऐसे म्यूटेशन जिन्हें कि किसी म्यूटाजेनिक एजेंट के द्वारा इंड्यूस किया जाता है या जो स्वतः नहीं होते, इन्हें इंड्यूस किया जाता है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। एनी एजेंट विच डायरेक्टली डैमेजेस DNA, changes its chemistry or interfere with repair mechanism will induce mutations, and the agents which cause such actions are known as mutagens। और जो भी ऐसे एजेंट है जो कि म्यूटेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक एजेंट्स, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे।
दे कैन बी कन्वेंशनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये हम नेक्स्ट टर्न पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो दे कैन बी बायोलॉजिकल एजेंट, दे कैन बी फिजिकल एजेंट और दे कैन बी केमिकल एजेंट। वे तीनों में से किसी प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतया हम इनको केमिकल और फिजिकल म्यूटाजन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।